हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट एंड मेजरमेंट, और आज हमने टॉपिक लिया है डेफिनीशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। इसमें हमने लिया है 1 स्टैंडर्ड मीटर, पहला यूनिट लिया है। तो देखो स्टूडेंट, मीटर हमारा जो यूनिट है वो लेंथ का यूनिट है, एसआई यूनिट है, आप जानते ही हैं, ठीक है। इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनीशन हम लोग लेते हैं स्टूडेंट, वो हम लोग लेते हैं क्रिप्टॉन 86, ठीक है। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और इससे ऑरेंज रेड कलर, ऑरेंज रेड कलर, ठीक है, इस कलर की वेव निकलती है। इस वेव की वेवलेंथ होती है, ठीक, और उस वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा लेते हैं, तो आप जानते ही हैं। ठीक है, और इस वेवलेंथ का 763.73 टाइम्स, ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड मीटर। ध्यान दीजिएगा, क्रिप्टॉन 86 से ऑरेंज रेड यानी नारंगी लाल प्रकाश निकलता है। उसकी वेवलेंथ जो होती है लैम्डा होती है। इस वेवलेंथ की इतनी टाइम्स डिस्टेंस कितनी, 16,50,763.73, ठीक है, इतना गुना लंबाई 1 मीटर होती है, ठीक है। द लेंथ ऑफ 16,50,763.73 टाइम्स ऑफ द wavelength of orange red light emit from krypton 86 is known as 1 standard meter, ठीक है। यानी क्रिप्टॉन 86 से जो ऑरेंज रेड लाइट निकलती है यानी नारंगी लाल प्रकाश निकलता है, उसकी तरंग दैर्घ्य का इतनी गुना लंबाई 1 मानक मीटर कहलाती है, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग एक और डेफिनेशन स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, वो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी हम लोग पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। ये लाइट की स्पीड है। लाइट इतनी डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग, इसी को हम लोग थोड़ा नियरेस्ट वैल्यू में लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये नियरेस्ट वैल्यू में लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम लोग इतना जो है डिस्टेंस कवर करते हैं 1 सेकेंड में, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, इन वैक्यूम इन टाइम, कितने समय में, इन टाइम 1/299,792,458 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मीटर। एक ये भी स्टैंडर्ड डेफिनीशन है
ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन टाइम 1/299979245 सेकेंड, ठीक है, इज नोन एज 1 स्टैंडर्ड मीटर, ठीक है। यानी निर्वात में प्रकाश द्वारा 1/299,792,458 सेकेंड में चली गई दूरी को 1 मानक मीटर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, मीटर के कुछ कन्वर्जन हम लोग देख लेते हैं, छोटे और बड़े यूनिट देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग बड़े यूनिट देखते हैं। बड़े यूनिट में 1 डेका मीटर आता है। क्या आता है? डेका मीटर। ध्यान दीजिएगा, डेका मीटर। 1 डेका मीटर कितना होता है? 10⁻1 मीटर, यानी 10 मीटर होता है, ठीक है ना। हम पावर 1 लिख रहे हैं, 1 की पावर नहीं लिखी जाती है, इसलिए इसको 10 मीटर लिखते हैं। उसके बाद 1 हेक्टोमीटर होता है। हेक्टोमीटर 10⁻² मीटर होता है। इसके बाद 1 किलोमीटर होता है। किलोमीटर 10⁻³ मीटर होता है, ठीक है। इसके बाद आता है 1 मेगामीटर। मेगामीटर हमारा आता है 10⁻6 मीटर। इसके बाद एक और आता है गीगामीटर। गीगामीटर होता है 10⁻9 मीटर, ठीक है। इतने मीटर हम लोग बड़े हैं, ये सब मीटर से बड़े यूनिट्स हैं, ठीक है। अब देखो इसकी हम लोग कुछ बहुत छोटी यूनिट्स देखेंगे, छोटी में चलते हैं। देखिए जैसे हुआ 1, ठीक है, 1 डेसीमीटर हमारा होता है, ठीक है। ये 10⁻1 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर हमारा होता है 10⁻2 मीटर। 1 मिलीमीटर होता है, सब स्मॉल लेटर यूज करेंगे, ठीक है। 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻6 मीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर, ठीक। 1 पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। 1 एक्स यूनिट होता है, ठीक है, 10⁻13 मीटर। 1 फर्मी होता है, 1 फर्मी होता है 10⁻15 मीटर। ओके स्टूडेंट, ये छोटी डिस्टेंस हैं, आप इन्हें पढ़िएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस, इसमें हम लोग पहला यूनिट पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी इसको 1 AU लिखते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखो स्टूडेंट, ये जो हमारी यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल, हिंदी में खगोलीय मात्रक कहते हैं इसको। खगोलीय मात्रक है तो खगोल से बना होगा। खगोल में 2 सेंटर हैं, एक तो पृथ्वी है और एक सूर्य है। ये 2 हमारे मेन, पृथ्वी पर हम हैं और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, तो इन्हीं 2 के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ इज नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बात समझ गए? यानी सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों के बीच की दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है हमारा 1.496 10⁻11 मीटर होता है,
ठीक, यानी अब आपसे कोई पूछे कि सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी पर है। उसकी वैल्यू मीटर में क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1.5 10⁻11 मीटर। ठीक है ना, नियर अबाउट 1.5 10⁻11 मीटर की दूरी पर है। ये होती हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दूसरी यूनिट जो बड़ी यूनिट होती है स्टूडेंट, वो होती है लाइट ईयर। लाइट ईयर, ठीक, और इसको 1 LY कहते हैं। ठीक है, लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। आप देखो स्टूडेंट, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज नोन एज 1 लाइट ईयर। आप देखो स्टूडेंट, 1 लाइट ईयर का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए कितना डिस्टेंस हुई इसकी। ठीक है, कितनी समय में तय करता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, LY 1 LY इज इक्वल टू, लाइट की स्पीड हमारी होती है 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आप देखो स्टूडेंट, अगर हम इसके साथ टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस आ जाएगी। टाइम कितना है, 1 ईयर है, तो 1 ईयर में हमारा कितना डे होता है, 1 ईयर में डे हमारा होता है 365 नियर अबाउट होता है। ठीक, 0.25 होता है। ठीक, इंटू 1 डे में कितना होता है 24 आवर, और 24 आवर और 1 आवर में सेकेंड कितना होता है 3600। ठीक है, अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये नियर अबाउट आता है 9.46 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है 9.46 10⁻15 मीटर। अगर हम इसको डिग्री में लिखें तो डिग्री में हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 लाइट ईयर, ये नियर अबाउट हमारा हो जाएगा 10⁻16 मीटर होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा तीसरा हम लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस का यूनिट पढ़ते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं, 1 पारसेक पढ़ते हैं। 1 पारसेक पढ़ते हैं। ठीक है, अब 1 पारसेक के लिए हमें देखना है अगर, तो देखो स्टूडेंट, ये हमारा ऐसे अगर बने, एक आर्क बने सेंटर पर, ठीक, और यहाँ पे जो एंगल बने हमारा, ये एंगल, ठीक है, ये 1 आर्क सेकेंड हो। अब ये 1 आर्क सेकेंड क्या निकल आया, यहाँ पे जो हमारा एंगल बने थीटा, वो कितना बने 1 आर्क सेकेंड बने। अब ये 1 आर्क सेकेंड कौन बीमारी आ गई, अब इसको पहले हम लोग दूर करें। ठीक है, यहाँ देखिए, इधर जो हमारा आर्क है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक, और इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस जो हमारी है वो 1 पारसेक है। अब 1 आर्क सेकेंड एंगल कितना होगा, अब इसको देखिए पहले कितना एंगल होगा। हमने आपको जो पीछे बताया था, ठीक है, 1 डिग्री एंगल इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है। 1 डिग्री एंगल कितना होता है 60 मिनट, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड का होता है। तो ये हो गया 60 × 60। अब इतना सेकेंड आ गया, सेकेंड में 2 लाइन लिखते हैं। 1 डिग्री की वैल्यू इतना आ गई। अब देखो स्टूडेंट, अगर इस रेडियन को, इस डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो गया रेडियन। ठीक, और इसको अगर हमें सेकेंड से इधर देखना है तो इधर कितना हो गया 3600
ये आर्क सेकेंड हो गया। तो 1 आर्क सेकेंड कितना हो गया? 1 आर्क सेकेंड, तो 1 तो इसके साथ है, तो ये इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई अपान 180 इंटू 3600। इतना क्या आ गया यहाँ पर? इतना रेडियन एंगल हो गया। ये इतना रेडियन एंगल हो गया। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, डिफाइन ऐसे करते हैं, यहाँ से डिफाइन देख लो, फिर हम लोग वैल्यू निकालेंगे, डेफिनीशन। ठीक है। इफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क सबटेंड 1 आर्क सेकेंड एंगल एट द सेंटर ऑफ आर्क, ठीक है, देन रेडियस ऑफ द आर्क इज नोन एज 1 पार्सेक। ठीक है। अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का कोई आर्क है और ये आर्क अपने सेंटर पर 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाता है, इसको 1 आर्क सेकेंड कहते हैं। देन रेडियस ऑफ द, जो इसकी त्रिज्या होती है, उसको हम लोग 1 पार्सेक कहते हैं। ठीक है। अब देखो, फ्रॉम एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है। एंगल हमारा कितना है? एंगल देखो हमारा है 1 आर्क सेकेंड है, और ये एंगल है पाई अपान 180 इंटू 3600। तो एंगल हमारा हो गया पाई अपान 180 इंटू 3600 इज इक्वल टू, आर्क हमारा कितना है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू 1 AU है। ठीक। और AU की वैल्यू अभी हमने आपको बताई, और रेडियस हमारा 1 पार्सेक। ठीक। अब 1 पार्सेक उधर कर दो, इन सबको इधर ले आओ, तो ये हो गया 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 पार्सेक इज इक्वल टू क्या आ गया? इसको ऐसे निकाल लो, ध्यान से देखो, ये इधर आ जाएगा, और ऊपर है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1.496 10⁻11 है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू है। ऊपर और आ गया 180, ठीक, और आ गया 3600, और नीचे आ गया पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक। यानी हमारा 1 पार्सेक कितना आ गया? 1 पार्सेक इज इक्वल टू आ गया। ठीक है। 3.08 10⁻16 मीटर आया। ठीक। खुद कैलकुलेट करके निकालिए। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें एक चीज़ हम और देख सकते हैं स्टूडेंट, जो हमारे देखने वाली है, उसमें देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारी कितनी है? 1.496 10⁻11, और लाइट ईयर हमारा कितना है? लाइट ईयर की वैल्यू हमने अभी बताई थी, 1 लाइट ईयर की वो 9.46 आया था, 10⁻15 मीटर आया था, 10⁻15 मीटर आया था। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए, ये छोटा यूनिट है, इनमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसे छोटा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसे छोटा है, इससे बड़ा है लाइट ईयर, और सबसे बड़ा है हमारा कौन है? पार्सेक। ठीक है। सबसे बड़ा कौन है? पार्सेक। ठीक है। यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पार्सेक है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम क्या करें, पार्सेक को लाइट ईयर से डिवाइड कर दें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1
1 पारसेक ऊपर लिखेंगे, पारसेक अपॉन 1 लाइट ईयर लिखेंगे। ठीक, अब 1 लाइट ईयर लिखेंगे, वैल्यू दोनों को रख दो तो वैल्यू कितनी आएगी देखो, पारसेक की वैल्यू कितनी आई है 3.08 10⁻16 आई। ठीक, लाइट ईयर की वैल्यू कितनी है 9.46 10⁻15 आई। अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर दें स्टूडेंट, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आती है 3.26 आता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, यानी लाइट ईयर का 3.26 गुना होता है 1 पारसेक। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे 1 स्टैंडर्ड किलोग्राम। ठीक है, और इसमें आप जो हमारी स्केल है एटॉमिक स्केल, उससे इसको डिफाइन करेंगे। और एटॉमिक स्केल में जो कार्बन 12 होता है 612, ठीक है, हम लोग इसके मास को बेस बनाते हैं। ठीक है, और उस बेस में देखो, इधर देखो, ध्यान से देखो स्टूडेंट, 5.0188 10⁻25। ठीक है, आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ऑन एटॉमिक स्केल मास ऑफ 5.0188 इंटू 10⁵ एटम ऑफ C612 इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड किलोग्राम। ठीक है, ये मास ऑफ आगे जोड़ दीजिए तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ 5.0188 इंटू 10⁻25 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड किलोग्राम। ठीक है, यानी 1 किलोग्राम जो स्टैंडर्ड होगा वो इतने कार्बन 12 एटम का मास होता है। ठीक है, ये एटॉमिक स्केल पर इसका कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, एक और डेफिनेशन कहीं कहीं यूज होती है, मास ऑफ 1 लीटर, मास ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, mass of 1 liter pure water at 4 degree centigrade is equal to 1 किलोग्राम। ठीक है, यानी अगर हमारा वाटर है 1 लीटर है और वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो उसका भी मास 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, पर चूंकि टेम्परेचर जो वेरिएशन होता है बढ़ता घटता रहता है तो ये स्टैंडर्ड में नहीं आ पाता है। स्टैंडर्ड आप इसी को यूज करेंगे। इसके अलावा एक सिलेंडर होता है प्लेटिनम इरिडियम का, ठीक है, वो पेरिस में रखा है, वो हम यहाँ बात नहीं करेंगे, उसको भी स्टैंडर्ड किलोग्राम कहते हैं, पर यहाँ उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आप उसको पढ़िए और खुद जानिए, बता दिया हमने, आप ध्यान रखते रहिए। ठीक है, कि एक सिलेंडर होता है प्लेटिनम इरिडियम का विशेष सिलेंडर है जो पेरिस के म्यूजियम में रखा है, उसी को 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है, पर आप एटॉमिक स्केल की ये रीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होगी और इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे अदर यूनिट्स ऑफ मास। इनमें इधर देखिए, हम लोग पहले कन्वर्जन देखते हैं कि क्या हमारा होता है। यहाँ देखिए 1 ग्राम हमारा होता है 10⁻³ kg। ठीक है, अदर यूनिट को हम लोग ग्राम के कंपेयर में देखेंगे। जैसे देखिए 1
डेसीग्राम। डेसी स्मॉल डी का मतलब डेसी, 1 डेसीग्राम ये होगा 10⁻⁻1 ग्राम। 1 सेंटीग्राम ये होगा 10⁻⁻2 ग्राम। 1 मिलीग्राम ये होगा 10⁻⁻3 ग्राम। 1 म्यूजी ये होगा 10⁻⁻6 ग्राम। ठीक है। इसके अलावा जो हम लोगों का होता है, ठीक है, 1 नैनो Ng 10⁻⁻9 ग्राम होता है। ठीक। अब देखो स्टूडेंट, कुछ हम लोग और यूनिट देखेंगे। जैसे हम लोगों का होता है क्विंटल। वन क्विंटल जो होता है वो होता है हमारा 10⁻² kg। ठीक। इसके अलावा होता है 1 टन। 1 टन इज इक्वल टू 10⁻³ kg। इसके अलावा देखो स्टूडेंट आता है 1 AMU एक यूनिट होती है। ठीक है। 1 AMU ये होता है 1.67 10⁻⁻27 kg। इसको केवल यू भी कहीं कहीं लिखते हैं। ठीक है। 1 AMU एटॉमिक, पूरा सुन लीजिए, एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब इसके अलावा देखो स्टूडेंट, कुछ जैसे बिलियन ट्रिलियन होता है, तो बिलियन देखिए। ठीक है। बिलियन होता है 10⁻⁹ और ट्रिलियन होता है 10⁻12। ठीक है। अब अगर कहीं के बड़ा मास हमको कैलकुलेट करना होगा तो इसको केजी से कन्वर्ट करेंगे, तो 1 बिलियन जो इज इक्वल टू 10⁹ kg, 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 10⁻12 kg होगा। ठीक है। अगर इसको लेंथ में लेंगे, जैसे तारे इतने बिलियन दूर हैं, इतने ट्रिलियन दूर हैं, तो 1 बिलियन इज इक्वल टू होगा 10⁹ मीटर और 1 ट्रिलियन होगा 10⁻12 मीटर। ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, एक हम लोग देखेंगे 1 स्टैंडर्ड मीटर सेकेंड। 1 स्टैंडर्ड सेकेंड, पीछे पहले हमने मीटर बताया, फिर लेंथ के यूनिट्स बताए, फिर किलोग्राम बताया, उसके यूनिट्स बताए। अब हम लोग टाइम का यानी सेकेंड का देख रहे हैं। तीसरा, ये सेकेंड टाइम का यूनिट है। और स्टैंडर्ड में हम लोग जो सबसे टेक्निकल पढ़ते हैं पहले उसकी बात करेंगे। एक होती है एटॉमिक क्लॉक होती है। क्या होती है? एटॉमिक क्लॉक। और उसमें एक एटम यूज होता है सीजियम 133। एटॉमिक क्लॉक में एक एटम यूज होता है सीजियम 133। ठीक है। अच्छा, एक सीजियम का परमाणु होता है। ठीक है। अगर हम एक मोबाइल नंबर लिखें यहाँ 9192631770, एक मोबाइल नंबर हमने लिख दिया। 91 92 63 17 70। ठीक। अब ये जो हमारा सीजियम एटम है, अगर इसको हम लोग एटॉमिक क्लॉक में लगा दें तो ये 1 सेकेंड में इतना वाइब्रेशन करेगा, यानी इतने वाइब्रेशन का जो टाइम होगा वो हमारा 1 स्टैंडर्ड सेकेंड कहलाता है। ठीक है। टाइम टेकन बाय सीजियम 133 एटम in 91 92 63 17 70 वाइब्रेशन in
एटॉमिक क्लॉक is known as 1 standard second, is known as 1 standard second. ठीक है। टाइम टेकन बाय सीजियम 133 एटम इन 91, 92, 63, 17, 70 वाइब्रेशन इन एटॉमिक क्लॉक इज नोन एज 1 स्टैंडर्ड सेकेंड। ये स्टैंडर्ड डेफिनीशन है और ये एटॉमिक क्लॉक के बेस पर है। इतने वाइब्रेशन होंगे, ये वाइब्रेशन का नंबर है, फिक्स है। आप मोबाइल नंबर की तरह, जैसे हमने मोबाइल नंबर याद कर लिया है 91 92 63 17 70 या 91 92 63 17 70, वैसे आप भी याद कर लीजिए। ठीक है। अब देखो एक और होता है, एक और डेफिनीशन इसकी होती है। ठीक है। वो होता है हमारा मीन सोलर डे। क्या होता है? मीन सोलर डे। इसके बेस पर डिफाइन होता है। ठीक है। यानी 1/86,400 टाइम्स ऑफ 1 मीन सोलर डे। मीन सोलर डे इज नोन एज 1 स्टैंडर्ड सेकेंड। ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड सेकेंड। ठीक है। यानी जो मीन सोलर डे है, उस मीन सोलर डे आप जानते हैं एवरेज डे 24 घंटे का होता है। इसको अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो इतना सेकेंड आ जाएगा। यानी एक दिन का इतना 1/86,400 टाइम्स ऑफ 1 मीन सोलर डे, यानी 1/86,400 टाइम्स ऑफ 1 मीन सोलर डे इज नोन एज 1 स्टैंडर्ड सेकेंड। इसको भी कहीं कहीं यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसके कुछ छोटे यूनिट हम लोग देखेंगे। 1 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड को 10⁻³ सेकेंड लिखते हैं। ठीक है। 1 माइक्रो सेकेंड 10⁻⁻6 सेकेंड लिखते हैं। इसके अलावा 1 नैनो सेकेंड 10⁻⁻9 सेकेंड लिखते हैं। 1 पीको सेकेंड 10⁻⁻12 सेकेंड लिखते हैं। ये इसके कुछ छोटे यूनिट हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, एक हमारी होती है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है। और इसमें एक और यूनिट यूज होता है। ठीक है। वो है 1 सेक। 1 सेक ये होता है 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। आप जानते हैं ना कि ये जब हम लोग बोहर्स थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁻8 सेकेंड रुकता है, फिर रिटर्न होता है। तो ये वहाँ से लिया गया एक तरह से। ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे 1 एम्पियर की डेफिनीशन। ठीक है। इफ़ 2 लॉन्ग वायर carrying equal current in same direction
direction are placed in vacuum, parallel to each other 1 meter apart, and they attract from each other by a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. Then current in wires is known as then current in wires is known as 1 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट, यदि दो लंबे ठीक है समांतर तारों में जिनमें 1 एम्पियर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं और दोनों एक दूसरे को 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर के बल से आकर्षित कर रहे हैं, तो तारों में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट 1 केल्विन क्या होता है, देखिए 1/273.16 ठीक है, इतना टाइम्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर of water at triple point is known as 1 Kelvin temperature। ठीक है, यानी जो हमारा ट्रिपल वाटर का ट्रिपल पॉइंट है 1 डिग्री कुछ होगा, उस 1 डिग्री का इतना पार्ट 1/273.16 टाइम ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ वाटर एट ट्रिपल पॉइंट इज नोन एज 1 केल्विन। तो देखो स्टूडेंट, जो ट्रिपल पॉइंट पर वाटर का टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको अगर हम लोग केल्विन में बदलते हैं तो 273.16 केल्विन आता है। अब इसी का इतना इसी से डिवाइड कर देंगे 273.16, तो ये इज इक्वल टू 1K आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वो ये होता है ठीक है कि इसके नीचे 0 डिग्री है, 0 तो अब किसी के नीचे नहीं होगा, लेकिन ये 0 नहीं ना, केल्विन में अगर आ रहा है तो इसी का जो ट्रिपल पॉइंट है 0 डिग्री का, वो टेम्परेचर इतना होता है, इस टेम्परेचर का 1/273 टाइम्स
73.16 टाइम जो टेम्परेचर होगा वो 1 केल्विन कहा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे 1 कैंडेला क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो स्टूडेंट, इफ ए मोनोक्रोमैटिक light of 1/683 watt per radian is radiated from a source of frequency 540 10⁻12 Hz in same direction then luminous intensity of the source is known as 1 कैंडेला। ठीक है, 1 CAD इसको लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, हिंदी वाले सुने, यदि किसी स्रोत से 540 × 10⁻12 आवृत्ति का, ठीक है, एक वर्णी प्रकाश 1/683 वाट पर रेडियन की दर से उत्सर्जित हो रहा है, तो स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला कहलाती है। ठीक है, एक और यूनिट इसका लिखते हैं, इफ temperature of a black body is equal to the freezing point of platinum, then radiated luminous intensity from 1/60 centimeter square surface area perpendicular to the surface is known as
1 कैंडेला। ठीक है स्टूडेंट, देखो यदि किसी ब्लैक बॉडी यानी कृष्णिका का ताप, ठीक है, प्लेटिनम के गलनांक के बराबर है, ठीक है, तब 1/60 सेंटीमीटर पृष्ठ से उसके पृष्ठ के परपेंडिकुलर यानी लंबवत निकलने वाली ज्योति तीव्रता को 1 कैंडेला कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, कार्बन 12 के, ठीक है, 0.012 किलोग्राम में, ठीक है, जितनी मात्रा होती है किस पदार्थ की यानी कार्बन की मात्रा, उसी को हम लोग 1 मोल कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 एटम इज नोन एज 1 मोल। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हर मटेरियल के लिए 1 मोल की वैल्यू अलग अलग होती है। उसको आप देखिए, जैसे यहाँ देखिए 1 ग्राम मोल अगर हम लोग पढ़ें, ठीक है, तो ये किसके किसके लिए कितना होता है। देखिए, अगर हम लोग ऑक्सीजन के लिए लें, किसके लिए लें, ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम का 1 मोल होता है। 1 मोल हमारा होगा 32 ग्राम का होगा। ठीक, अगर हम लोग हाइड्रोजन के लिए लें, हाइड्रोजन का 2 होता है, तो ये 1 मोल इसके लिए 2 ग्राम का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। अगर हम लोग उसका ले लें, हाइड्रोजन ले लिया हमने, मान लीजिए हीलियम का ले लें, अच्छी का, तो इसका जो हम होता है वो 1 मोल 4 ग्राम का होता है। 1 मोल हमारा इसके लिए 4 ग्राम का होता है। अच्छा, अगर नाइट्रोजन के लिए आपको लेना है तो N2 के लिए 1 मोल कितना हो जाएगा, N2 के लिए 1 मोल हमारा होता है 28 ग्राम का होता है। ठीक है, ऐसे ही सब पदार्थों के अलग अलग होते हैं। ठीक है, हमने ऑक्सीजन का बताया, हाइड्रोजन का बताया, नाइट्रोजन का बताया, और भी जिनका आप निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा उतने ही ग्राम इनका मोल होगा। कार्बन के लिए 12 ग्राम होता है, ठीक है ना, कार्बन के लिए 1 मोल हमारा 12 ग्राम का होता है। ये ग्राम मोल को अगर रिप्रेजेंट करें तो ऐसे होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट।